नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी। दोस्तों, अपन ने 2 वीडियो में पहले बात करी थी अमर सिंह राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, रणथंभौर का जो प्रतापी शासक था, वीर शासक था, हमीरदेव चौहान। आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मेरे पास मैसेज भी आए थे, यूट्यूब पे भी वीडियो के नीचे भी मैसेज आए थे कि सर रेगुलर पढ़ाओ या क्रम से पढ़ाओ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि वही टॉपिक उठा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हो परीक्षा की दृष्टि से। दूसरी चीज़, जहाँ से उस राजा महाराजा से प्रश्न आने के 100% चांस हो हर एग्जाम में, अभी वही ले रहे हैं। 1-2 दिन 5 दिन बाद जैसे ही हमारा थोड़ा ये टाइम टेबल शेड्यूल हो जाएगा, उसके बाद अपन रेगुलर चलाएंगे। जैसे कि मेवाड़ का ले लिया तो फिर अपन मेवाड़ के क्रम शुरू से लेकर गुहादित्य से लेकर कंप्लीट लास्ट तक करेंगे। उसके बाद मारवाड़ हो गया, चौहान हो गया, आमेर हो गया, कच्छ, ये सारा अपन उसके बाद क्रम से चलेंगे। ठीक है, तो आज अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर का चौहान वंश। दोस्तों, अपन यदि बात करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश की, तो वैसे तो देखो रणथंभौर के चौहानों का जो संस्थापक था वो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज था, जिसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहानों की स्थापना करी थी। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि इसकी जो इनका प्रमुख शासक हुआ था रणथंभौर का, उसका नाम था दोस्तों हमीरदेव चौहान। बोलो क्या नाम था? हमीरदेव चौहान। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है। हर एग्जाम में इसका कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आता है, तो अपने को बिल्कुल ध्यान से रखना है। मेरी तरफ से 100% ये मेहनत रहेगी कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रश्न यहाँ देख लिए जाए जो परीक्षा में आते हैं या कोई पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। तो अपन इसके यदि शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका टाइम पीरियड था 1282 से लेकर 1301 तक का। दोस्तों, हमीरदेव चौहान इतिहास में 2 चीज़ों से जाना गया है जो इसकी प्रमुख बताई जाती है। एक था शरणागत की रक्षा के लिए और दूसरा था हट्टी शासक। इसको उपनाम भी कहा जाता है। तो पहला क्या हो गया? एक तो शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत की रक्षा करने वाला। एक तो इसलिए जाना जाता है कि यदि इसकी शरण में कोई भी आ जाता तो उसको ये शरण दे देता था, चाहे सामने। दूसरा इसका ये कहा जाता है हट्टी शासक। दूसरी जो इसकी पहचान थी हमीरदेव चौहान की, वो थी हट्टी शासक। इसने हट बहुत किया था। इसके बारे में एक लाइन कही जाती है कि सिंह सवन सतपुर वचन कदलन फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। सिंह सवन शेरनी एक बार ही जन्म देती है। सतपुर वचन, सत्य जो पुरुष होगा वो जो अपने मुंह से बात निकल गई उसको पूरा करेगा। कदलन फलत एक बार, कदलन मतलब होता है केला। केला अपने जीवन काल में एक ही बार फल देता है। कदलन फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। एक बार यदि किसी के तेल चढ़ जाता है अपने शादी में मारवाड़ी में कि भाई अब तो तेल चढ़ गयो, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए शादी होके रहेगी, उसी प्रकार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। उसी प्रकार इसने यदि हट कर लिया तो अपनी बात से नहीं, एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो ये उस टाइम का सलमान खान था। ठीक है, अब यदि अपने इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो देखो सबसे पहले इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम था जेत्र सिंह। बोलो क्या नाम था? जेत्र सिंह। ये जेत्र सिंह का भी कहा जाए तो तीसरा पुत्र था दोस्तों। जेत्र सिंह का तीसरा पुत्र था। यदि अपन इसकी माता के नाम की बात करें दोस्तों, तो इसकी माता का नाम था हीरा देवी। अपन केवल अभी इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हीरा देवी। अपन यदि इसकी पत्नी की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट है, रंगदे। और एक इसकी पुत्री का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसकी पुत्री का नाम क्या था?
पद्मला। एक और नाम मिलता है दोस्तों देवलदे। इसके यदि अपन घोड़े की बात करें दोस्तों, हमीरदेव चौहान का घोड़ा, तो इसके घोड़े का नाम था दोस्तों बादल। बोलो क्या नाम था? बादल। देखो यहाँ मेरे को एक चीज़ याद आती है कि जैसे कि ये घोड़े, घोड़ियों के, हाथियों के, ये क्या जैसे अपने लोक देवता भी मिलते हैं, अपने को इतिहास में भी मिलते हैं, तो इनके नाम यदि आप एक बार साथ में याद करो ना तो ज़्यादा। देखो मैं कुछ आपको बताता हूँ। एक बार यहाँ अपन दूसरी बात करते हैं। हमीरदेव चौहान के घोड़े का क्या नाम था? बादल। एक बार अपन यहाँ से यहाँ लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। अमर सिंह राठौड़, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था, नागौर का शासक था अमर सिंह राठौड़, महाराजा गज सिंह का पुत्र था ही। इसके घोड़े का नाम भी क्या था दोस्तों? बादल। अपन बात करते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? सबको पता है दोस्तों, चेतक। इसका आजकल दोस्तों कहीं कहीं नाम चेतक लिखा हुआ मिल रहा है, यह भी ध्यान रखना आपको। यदि अपन बात करें पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इसको पृथ्वीराज चौहान कह दो या पृथ्वीराज तृतीय कह दो, तो इसके घोड़े का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाट्य रंभा। बोलो क्या था? नाट्य रंभा। वेरी गुड। अपन यदि ऐसे ही बात करें जैसे अपने लोक देवता में पाबूजी, तो पाबूजी की घोड़ी थी दोस्तों, और पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार अपने एक फेमस लोक देवता है नागौर के, जाटों के, उनका क्या नाम था? तेजाजी। तो तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? सबको पता है दोस्तों, लीलण। बोलो, इसका एक और नाम मिलता है दोस्तों, सिणगारी। क्या नाम मिलता है? सिणगारी। वो एक गाना पे चलता है ना, लीलण सिणगारी, तो इसका एक और नाम मिलता है लीलण। यदि अपन ऐसे ही बात करें दोस्तों देव नारायण जी, बोलो कौन? देव नारायण जी, जो गुर्जरों के प्रमुख देवता है देव नारायण जी, इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। बोलो क्या नाम था? लीलागर। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? पवन। तो अपने को क्या, जैसे अभी अपने सामने नाम आया कि हमीरदेव चौहान के घोड़े का क्या नाम था? बादल। तो अपने को एक बार अपन ने ध्यान दे लिया कि अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का भी क्या नाम था? बादल। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। पृथ्वीराज चौहान कह दो या तृतीय कह दो, इसके घोड़े का क्या नाम था? नाट्य रंभा। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। और तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलण या सिणगारी। दो नामों से जाना जाता था उसको। देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलागर। जैसे मैंने बताया लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? पवन। इसी अपन बात करें गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो नीली घोड़ी। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? तो लीला घोड़ा रासवार। आ गई बात समझ में? तो अपने इसके हमीरदेव चौहान के घोड़े का क्या नाम हो गया था दोस्तों? बादल। आगे चलते हैं अपन। तो हमीरदेव चौहान की खुद की एक रचना थी, ठीक है दोस्तों। इसके घोड़े का क्या नाम क्या हो गया था? बादल। अब इसकी एक हमीरदेव चौहान की एक रचना थी दोस्तों, उस रचना का क्या नाम था? श्रृंगार हार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है परीक्षा की दृष्टि से, श्रृंगार हार। इसके जो प्रमुख दरबारी विद्वान थे, अपन बात करते हैं हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वान की। तो इसके दरबारी विद्वान कौन थे? इसका दो दरबारी विद्वान थे। एक का नाम था बीजादित्य और दूसरे का नाम था राघव देव। दोस्तों ये राघव देव था जो हमीरदेव चौहान का क्या था? गुरु था। तो अपने को एक बार हमीरदेव चौहान के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ है? हमीरदेव चौहान। टाइम पीरियड की बात करते हैं 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। इसकी यदि अपन दो प्रमुख बातें करें तो ये दो कामों के लिए फेमस जाना जाता था। एक तो शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत की रक्षा करने वाला, तो ये एक तो अपनी जो शरण में आ गए उसकी रक्षा जरूर करेगा। दूसरा हट्टी शासक के नाम से जाना जाता है इसको। ये हट कर लिया तो कर ही लिया, ठीक है ना, कमेंटमेंट।
अब इसके अपन जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके पिता का नाम जेत्र सिंह था, इसकी माता का नाम हीरा देवी था, इसकी पत्नी का नाम रंगदे था, इसकी पुत्री का नाम पद्मला या देवल देवी मिलता है कहीं, देवल दे था, इसके घोड़े का नाम था जो बादल था, इसकी खुद की एक रचना है श्रृंगार हार, और इसके जो दरबार में दो विद्वान थे, पहले का नाम था बीजादित्य और दूसरे का नाम क्या था, राघवदेव। राघवदेव हमीरदेव चौहान का गुरु था। प्रश्न आ जाए हमीरदेव चौहान का गुरु कौन था, तो राघवदेव। किसके दरबार में था, हमीरदेव चौहान के। आगे बात समझे। इसी प्रकार बीजादित्य किसके दरबार में था, हमीरदेव चौहान के। ये अपन ने हमीरदेव चौहान की कुछ जनरल बातें करी। अब यदि अपन आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो देखो इसने क्या है कि दिग्विजय की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी, दिग्विजय की नीति अपनाई थी। और इसने दिग्विजय की नीति के तहत एक यज्ञ का आयोजन करवाया था दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यज्ञ का आयोजन करवाया था जिसका नाम था कोटि यजन, कोटि यजन यज्ञ। बोलो क्या नाम था, कोटि यजन यज्ञ। इस यज्ञ का जो पंडित था या राजपुरोहित कह लो आप, पंडित या राजपुरोहित, जिसको इसने आयोजित किया था उसका नाम था विश्व रूपम। कहीं आपको इसका नाम मिलता है विश्व रूप। ध्यान रखना है, हमीरदेव चौहान ने जब ये शासक बना था, इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय का मतलब होता है चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इसने भी अपने दिग्विजय की नीति अपनाई थी और उसी नीति के तहत इसने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था जिसका क्या नाम था, कोटि यजन यज्ञ। तो प्रश्न आ जाए कोटि यजन यज्ञ का आयोजन किसने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने। कोटि यजन यज्ञ का पुजारी कौन था या उसको आयोजित करने वाला पंडित कौन था, तो ध्यान रखना विश्व रूपम या विश्वरूप। अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलते हैं, दोनों ऑथेंटिक बुकों में देखे हुए हैं। कहीं रूपम में मिलता है लास्ट में, कहीं में नहीं मिलता है। तो अपने को यार इस दिग्विजय की नीति के तहत इसने 3 प्रमुख जो जगह थी वहाँ पर इसने आक्रमण किया था। उसमें सबसे पहले अपन यदि बात करते हैं देखो दोस्तों, तो सबसे पहले एक अपना राजस्थान की एक जगह जिसका नाम है मेवाड़। क्या नाम है दोस्तों, मेवाड़। दूसरी यदि अपन बात करें तो दूसरे का नाम है भीमरस। बोलो क्या नाम है, भीमरस, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में। और तीसरी जगह की अपन बात करें तो धार, और धार कहाँ पड़ता है, एमपी में। इसने मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया था। बोलो किसको किया था, मेवाड़ के समर सिंह को। भीमरस यूपी के इसने अर्जुन को पराजित किया, और धार एमपी के परमार भोज को पराजित किया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इसने हमीरदेव चौहान ने अपने पूरे जीवन में कितने युद्ध लड़े थे, बोलो कुल 17 में से इसने कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 में क्या रहा था, ये विजय रहा था हमीरदेव चौहान। इसने एक कोटि यजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। दिग्विजय की नीति के तहत इसने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसी यज्ञ के तहत इसने 3 जगह आक्रमण किया था, मेवाड़, भीमरस यूपी और धार एमपी। मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया, भीमरस यूपी के अर्जुन को पराजित किया और धार एमपी के परमार भोज को पराजित किया था। तो ये इसकी प्रमुख दिग्विजय की नीति थी। इसका जनरल इंट्रोडक्शन अपने बात करी, जेत्र सिंह पिता का नाम, माता का नाम हीरा देवी, रंगदेव, पद्मला, घोड़े का नाम बादल, इसकी रचना श्रृंगारहार, इसके दरबार विद्वान बीजादित्य और राघवदेव, जो राघवदेव इसके क्या थे, गुरु थे। अब अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं गाइड में भटकने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो देखो फिर पढ़ने को और पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कल फिर आएंगे नगमों की कलियाँ चुनने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ वो आपको सुनना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं, देखो हेडिंग डाल लो आप, जलालुद्दीन खिलजी का रणथंबोर आक्रमण। हेडिंग क्या रहेगा अपना, 1291-92। बोलो कब की, पूरा ही लिख देता हूँ मैं। जलालुद्दीन
खिलजी का रणथंबोर अभियान। देखो दोस्तों, जब हमीरदेव चौहान यहाँ का शासक था, उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था 1290 में? जलालुद्दीन खिलजी। अपन बात करते हैं, थोड़ा नक्शा बना लेते हैं अपन राजस्थान का। देखो जैसा भी बनेगा कोई बात नहीं, अपने को समझना है। ये हो गया अपना राजस्थान। अब राजस्थान में ये कौन सी जगह हो गई अपनी, एक बार अपन बात करें, या सवाई माधोपुर है, तो ये क्या हो गया? रणथंबोर दुर्ग। इसी दुर्ग की कुंजी थी जिसका नाम था जाइन दुर्ग। बोलो क्या था? जाइन दुर्ग। अब मैंने आपको बताया दिल्ली का शासक कौन हो गया था? जलालुद्दीन खिलजी। ये कहाँ का शासक था? दिल्ली का। इसने रणथंबोर पर आक्रमण की जब सोची तो इसने अपने 3 प्रमुख सेनापति को नियुक्त किया था। प्रमुख 3 सेनापति को नियुक्त किया। उनके नाम क्या थे? नियुक्त सेनापति। देखो पहले का नाम था मलिक खुर्रम। बोलो क्या नाम था? मलिक खुर्रम। दूसरे का क्या नाम था? अहमद सरजिंदर। अहमद सरजिंदर। और तीसरे का क्या नाम था? कुरुबेग आलम। जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था 1291-92 में, उस टाइम इसने अपने 3 सेनापति नियुक्त किए थे। बोलो पहले का नाम मलिक खुर्रम, दूसरे का नाम अहमद सरजिंदर, और बोलो तीसरे का नाम कुर्बे आलम। इसने अपना एक सलाहकार भी नियुक्त किया था दोस्तों। कौन सा कार? सलाहकार। और इसने अपना सलाहकार किया था मलिक अहमद चाप को। अब देखो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार हुई थी कि जब ये तीनों अपनी सेना लेकर सेनापति और जब इस दुर्ग की तरफ बढ़ रहे थे, तब इन्होंने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? सबसे पहले इन्होंने जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया था। बोलो किस पर किया था? जाइन दुर्ग पर। और जाइन दुर्ग का उस टाइम जो रक्षा कर रहा था वो कौन था? जाइन दुर्ग का किलेदार बोल दो आप उसको, जाइन दुर्ग का किलेदार। और जाइन दुर्ग का किलेदार था गुरुदास सैनी। बोलो कौन था? गुरुदास सैनी। जब इन्होंने रणथंबोर दुर्ग की ओर अपने पैर बढ़ाए थे आक्रमण के लिए, तब इन्होंने सबसे पहले जाइन दुर्ग को जीतना उचित समझा, क्योंकि रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। कौन? जाइन दुर्ग, जिसको वर्तमान में छाण दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया। जाइन दुर्ग का किलेदार था गुरुदास सैनी। ये इनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। और जाइन दुर्ग पर किसका कब्जा हो गया था? जलालुद्दीन खिलजी का। उसके बाद ये आगे बढ़े इनकी सेना, और इन्होंने कहाँ घेरा डाल दिया था? रणथंबोर दुर्ग पर। और ऐसा कहा जाता है कि 10 माह की कठोर घेराबंदी के बाद भी इस नाथौर दुर्ग में राशन सामग्री की कमी हुई थी। और हमीर की व्यय रचना इतनी तगड़ी थी, क्योंकि ये एक तो दुर्ग गिड़ई 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तभी तो अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और ये क्या है? बख्तर बंदे। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, अबुल फजल ने कहा था बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये एकमात्र दुर्ग जो क्या है? बख्तर बंदे। इसकी इतनी व्यय रचना थी कि 10 माह की घेराबंदी के बाद भी, कितने माह? जाइन दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया था? मैंने बताया आपको, जलालुद्दीन का। इसके बाद ये सेना धीरे धीरे आगे कहाँ बढ़ी थी? रणथंबोर की तरफ। लेकिन 10 माह की घेराबंदी के बाद भी इस दुर्ग को भेद नहीं पाए थे। तब क्या करा था कि जलालुद्दीन ने आदेश दिया कि सेना हटाने की। किसके आदेश दिए? सेना हटाने। तब इसका जो ये सलाहकार था ना, मलिक अहमद चाप,
इसने सेना नहीं हटाने का आग्रह किया था। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। उस टाइम रणथंबोर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। और इस प्रकार इन्होंने अपनी सेना हटा ली थी। तो इसमें विजय किसकी मानी जाती है? हमीरदेव चौहान की। आ गई बात समझो। तो ये जलालुद्दीन का जो आक्रमण था वो अपन ने चर्चा करी। अब अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान कब था? 1291-92 में। जलालुद्दीन कहाँ का शासक था? दिल्ली का। जलालुद्दीन ने रणथंबोर आक्रमण के लिए अपने 3 सेनापति नियुक्त किए थे। ध्यान रखना है, ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं। 3 नाम दे दिए, कोई दूसरा नाम दे दे कि निम्न में से जलालुद्दीन का सेनापति नहीं था या रणथंबोर अभियान में भाग लेने नहीं गया था। तो पहले का नाम था मलिक खुर्रम, दूसरे का नाम था अहमद सरजिंदर, तीसरे का नाम था कुर्बेग आलम, और इसने एक अपना सलाहकार भी नियुक्त किया था। उसका क्या नाम था? मलिक अहमद चाप। आ गई बात समझ में। जब इन्होंने सबसे पहले जाहिंद दुर्ग को जीता था तो जाहिंद दुर्ग का किलेदार या जाहिंद दुर्ग का रक्षा करने वाला कौन था? गुरदास सैनी। गुरदास सैनी इनसे लड़ते हुए मारा गया था। और जब ये यहाँ से आक्रमण करके कहाँ बढ़े थे? रणथंबोर की तरफ। 10 माह की कठोर घेराबंदी के बाद भी जब ये रणथंबोर दुर्ग को नहीं जीत पाए थे तो जलालुद्दीन ने अपनी सेना हटाने के आदेश दे दिए थे। तब मलिक अहमद चाप ने क्या कहा था कि सेना नहीं हटाने के आग्रह किया था। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। आ गई बात समझ में। और इस युद्ध में, इस अभियान में विजय किसकी मानी जाती है? हमीरदेव चौहान की। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अपन ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर आक्रमण। तो इसके प्रमुख 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो जो अलाउद्दीन खिलजी का सब जगह काम आता था, बोलो कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। बोलो कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। और दूसरा जो इसका कारण था वो था, एक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मुहम्मद शाह, और एक इसके साथ था, बोलो कौन? कहब्रू। बोलो कौन था दोस्तों? कहब्रू। इन दोनों को शरण किसने दी थी? शरण देना। इनको शरण दे दी। मैंने आपको पहले ही बताया था हमीरदेव चौहान शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता था। इन दोनों को शरण किसने दी थी? हमीरदेव चौहान ने, जो कहाँ से भाग कर आए थे? अलाउद्दीन की सेना से भाग के आए थे। अब ऐसा कहा जाता है दोस्तों 2 कारण थे इसकी, मोहम्मद शाह के इसके शरण में भागने के। पहला कारण ये बताया जाता है, मैंने मारवाड़ के समर सिंह के टाइम भी ऑफलाइन क्लासों में कई जगह बताया कि जब अलाउद्दीन की सेना कहाँ गई हुई थी? गुजरात। जब गुजरात से लूटपाट मचा के वो सेना वापस आ रही थी तो जालोर के निकट मुहम्मद शाह और दूसरी तरफ थे उल्लू खां और नुसरत खां, इन दोनों गुटों में उस धन के बंटवारे को लेकर युद्ध हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिससे मोहम्मद शाह ने लूटपाट करके मोहम्मद शाह सीधा वहाँ से भागकर कहाँ आ गया था? हमीरदेव चौहान की शरण में। इससे कौन नाराज हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा कारण ये बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक जो पत्नी थी दोस्तों, उस पत्नी का क्या नाम था? चिमना। बोलो क्या नाम था? चिमना। भाई चिमनी बहुत खराब थी भाई। अब चिमनी के मामलों किरों बैठ गो, चिमनी के टांग को बैठ गो किरों मुहम्मद शाह। बोलो किरों बैठ गो मुहम्मद शाह। नंबर सेट कर लिया, आपस में बातचीत करवा लगा वीडियो कॉल पर। अब नाबा जावे मुहम्मद शाह फोन कर देवे, मुहम्मद शाह की बात चाले। इस बात का पता चल गया था अलाउद्दीन खिलजी को। तब अलाउद्दीन खिलजी ने मुहम्मद शाह को बुलाया और कहा, देख अपने इतनी रानियाँ इतनी दासियाँ, तू जिसको चाहे ले ले,
लेकिन चिमनी को निकाल दे। तब इसने भी कह दिया था कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, मैं तो ही में मोहब्बत नहीं करने वाला, ये प्यार का नजराना मुझे ना पेश करो साहिब, मैं चिमना को छोड़ के किसी और पे नहीं मरने वाला। तब इस अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मारने का प्लान बना लिया था और ये सीधा भाग के कहाँ चला गया था, हमीर देव चौहान की शरण में। तो इसकी शरण में आने के ये दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं। अब देखो कौन सा कारण हो सकता है, मुझे तो लग रहा है ये वाला ठीक रहेगा। अब इस अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ आक्रमण कर दिया था, रणथंबोर दुर्ग पर। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने के पहला इसकी साम्राज्यवादी नीति, दूसरा मोहम्मद शाह और केबरू को शरण देना, और जो ये हमीर देव था ये शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अब अपन बात करते हैं उसी मैप के अकॉर्डिंग। तो ये अपना हो गया राजस्थान। और ये अपने यहाँ पर हो गया, समझने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, वैसे तो यहाँ तक तो नागौर आ गया है, लेकिन अपन समझने के लिए कर रहे हैं। ये रणथंबोर दुर्ग हो गया, और ये रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाला कौन सा दुर्ग हो गया, जाइन दुर्ग। बोलो कौन, जिसको छाण दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बताया अभी आपको। अब ऐसा कहा जाता है कि इस अलाउद्दीन खिलजी ने, बोलो किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने 3 प्रमुख सेनापति नियुक्त किए थे इस आक्रमण के लिए। पहले का नाम था उलुग खां, दूसरे का नाम था नुसरत खां, और बोलो तीसरे का क्या नाम था, अलप खां। इन तीनों के नेतृत्व में इसने 1299 ईस्वी में सेना भेजी थी सर्वप्रथम। इनके नेतृत्व में सेना कहाँ भेजी थी, सीधी इनके नेतृत्व में सेना आई थी दोस्तों जाइन दुर्ग पर। इस टाइम इसने, हमीर देव ने भी अपने 2, यहाँ का शासक कौन हो गया था, हमीर, और हमीर ने भी अपने 2 सेनापति नियुक्त किए थे। बोलो कौन, पहले का नाम था भीम सिंह और दूसरे का नाम धर्म सिंह। दोस्तों ऐसा कहा जाता है जब इन तीनों ने 1299 में जब जाइन दुर्ग की ओर बढ़े थे, ये इन्होंने जाइन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, और जाइन दुर्ग पर आक्रमण करके जाइन दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अपने अधिकार में किसको ले लिया था, जाइन दुर्ग को। लेकिन इस आक्रमण में भीम सिंह जो कि हमीर देव चौहान का सेनापति था, और नुसरत खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ये दोनों इस युद्ध में मारे गए थे दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो गए थे ये दोनों ही। आ गई बात समझ में। ऐसा बताते हैं कि एक कोई तीर आया सा कहीं से और सीधा आके किसको लगा था, नुसरत खां को। नुसरत खां वहीं लपक गया। अब भीम सिंह जब ये वापस लौट के आ रहे थे जाइन दुर्ग से रणथंबोर दुर्ग की तरफ, तो कहते हैं कि इनकी एक अलग से टुकड़ी आई थी और इन्होंने भीम सिंह की टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया था और भीम सिंह वहीं मारा गया था। जब धर्म सिंह ने ये बात जाकर हमीर देव चौहान को कही तो धर्म सिंह जी नाराज हो गए, हमीर देव जी नाराज हो गए थे और इन्होंने धर्म सिंह जी को अंधा करवा दिया था और इसको सेनापति के पद से हटाकर भोज नाम का एक व्यक्ति था उसको सेनापति बना दिया। लेकिन उससे भी ये जो शासन व्यवस्था संभली नहीं थी तो वापस किसको बनाया था, धर्म सिंह को, और वो भोज भागकर कहाँ चला गया था, अलाउद्दीन खिलजी की शरण में। अब जब इधर नुसरत खां मारा गया था, जाइन दुर्ग पर इनका अधिकार हो गया था, तब इसने उलुग खां ने एक संदेश भिजवाया था अलाउद्दीन खिलजी के पास कि बड़ी सेना भेजो। तब ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद आ गया था और इसके साथ में कौन आया था, अमीर खुसरो। बोलो कौन आया था दोस्तों, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ कौन से युद्ध में था, रणथंबोर आक्रमण के समय। ध्यान रखना, तोताए हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अमीर खुसरो इस युद्ध में आया था, अलाउद्दीन खिलजी खुद आ गया था। ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी लंबे समय की घेराबंदी के बाद भी, काफ़ी लंबे समय की घेराबंदी के बाद भी ये रणथंबोर दुर्ग को भेद नहीं पाए, क्योंकि हमीर की वीर रचना इतनी तगड़ी थी। दूसरी बात, ये दुर्ग की इतना मतलब 7-8 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो इसको भेदना मुश्किल था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने प्रस्ताव भिजवाया था अमीर देव के पास कि मैं संधि करना चाहता हूँ।
तब अलाउद्दीन हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सेनापति भेजे थे प्रमुख, ध्यान रखना उनके नाम। संधि के लिए सेनापति, बोलो किसके लिए? संधि के लिए हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सेनापति भेजे थे संधि के लिए सेनापति। पहले का नाम था रणमल और दूसरे का क्या नाम था? रत्तीपाल। इन दोनों को संधि के लिए किसके पास भेजा था? अलाउद्दीन के पास। ये जब दोनों दुर्ग से बाहर आए थे तब अलाउद्दीन ने इनको इस दुर्ग का प्रलोभन दे दिया कि तुम एक तरफ की घेराबंदी कमजोर कर दो, सेना अंदर घुसेगी, युद्ध जीत जाएगी, हम यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे और ये रणथंभौर तुम दोनों का रहेगा। ये दुर्ग के लालच में आकर अंदर गए दुर्ग में और इन्होंने एक रसद अधिकारी था हमीरदेव चौहान का, रसद अधिकारी जिसका नाम था सुरजन शाह। बोलो क्या नाम था? सुरजन शाह। इसको भी अपनी ओर मिला लिया था और इन्होंने दुर्ग की एक तरफ से घेराबंदी कमजोर कर दी थी, सेना अंदर घुस गई। और दोस्तों ये हो गई बात कब की? 11 जुलाई 1301 की। बोलो कब की? इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। 11 जुलाई 1301 को हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में क्या हुआ था? बोलो क्या हुआ था? केसरिया। और रानी रंगदे और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में क्या आया था? जोहर। जो कि किस प्रकार का जोहर था? ये जल जोहर था दोस्तों। इन्होंने पद्मला तालाब में कूदकर अपनी जान दी थी। तो केसरिया हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में रानी रंगदे और पुत्री पद्मला या देवलदे के नेतृत्व में जोर हुआ था। जो किस प्रकार का जोर था? जल जोर था। और जब जोर और केसरिया हो जाता है तो मिलकर क्या कहलाता है दोस्तों? शाखा। ये राजस्थान का प्रथम शाखा था, रणथंभौर दुर्ग का एकमात्र शाखा था और राजस्थान का एकमात्र जल जोर था। आ गई बात समझ में? अब क्या हुआ था कि जब हमीरदेव जी मारे गए थे, इन्होंने केसरिया कर लिया, जोर हो गया, शाखा कंप्लीट हो गया और इस दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। तब इन्होंने क्या करा? दोनों ने जब इससे अलाउद्दीन खिलजी से दुर्ग मांगने गए तब इन्होंने कहा कि तुम तुम्हारे स्वामी भक्त के नहीं हुए, अरे तुम तुम्हारे राजा के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए? और ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों को ही अलाउद्दीन खिलजी ने हाथियों को पैरों तले रोंदवा के मरवा दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वो कहाँ पर है? वो कौन? मोहम्मद शाह। जब मोहम्मद शाह को लाया गया तो मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि यदि मैं तेरे को छोड़ दूँ तो तू क्या करेगा? तो मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को कहा था। और उसके बाद यदि हमीरदेव चौहान का कोई वंश में बचा है तो उसको मैं रणथंभौर का शासक बनाऊंगा। इस बात में नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद शाह को भी मरवा दिया था। और इस रणथंभौर दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? बोलो, रणथंभौर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? उलुग खां को। ध्यान रखना है। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया था? उलुग खां को। आ गई बात समझ में? हमीरदेव चौहान के धोखेबाज या विश्वासघात सेनापति रणमल और रत्तीपाल, इनके साथ एक रसद अधिकारी मिल गए जिसका नाम सुरजन शाह। आ गई बात समझ में? राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में केसरिया हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में, जोहर रानी रंगदेव और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में। जो किस प्रकार का जोहर था? जल जोहर था। इन्होंने पद्मला तालाब में कूदकर अपनी जान दी थी। और ये जब जोहर और केसरिया में जाता तो राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हो गया था? रणथंभौर दुर्ग में। इस प्रकार दोस्तों हमीरदेव जी वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और उसने उलुग खां को रणथंभौर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अपन ने बात करी थी कि इस युद्ध में इसके साथ कौन आया था? अमीर खुसरो। दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसके अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो आया था। अमीर खुसरो की रचना, अमीर खुसरो की एक रचना है दोस्तों जिसका नाम क्या है? खजाइन उल फतुह।
इस रचना में इसने दो प्रमुख वाक्य कहे जो इम्पोर्टेंट है, कई बार तो पूछे गए और आगे भी पूछ सकते हैं। इसका दो कथन थे। पहला कथन क्या था? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। दूसरा कथन क्या था इसका? तो दूसरा कथन इसका यह था, सोने के 2 दानों के बदले, सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ये इसने इसलिए लिखा दोस्तों, जब इन्होंने घेराबंदी कर रखी थी रणथंभौर दुर्ग की, तब ऐसा कहा जाता है कि अंदर असल सामग्री कम हो गई थी और ऐसी स्थिति आ गई थी कि सोने के 2 दाने भी दे तो चावल का 1 दाना नहीं मिल रहा था वहाँ पर, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे। बाहर तो अलाउद्दीन की घेराबंदी थी, अंदर की जो सामग्री उसी से काम चलाना पड़ा। तब इसने कहा था, तो अपने को क्या ध्यान रखना है, सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ये किसने कहा है? अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइनुल फतूह में। किस दुर्ग के बारे में कहा है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। दूसरी बात, जब इसका अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, तब इसने कहा था आज कुफ्र यानी धर्म विरोधी, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के, उनकी मृत्यु पर कहा गया है। किसने कहा था? औरंगजेब ने। और आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। आ गई बात समझ। अब अपन यदि 1-2 बात करें हमीरदेव चौहान की, तो इसकी प्रमुख 1-2 रचना है इसके ऊपर। एक का नाम है हमीर हट, बोलो क्या नाम है? हमीर हट। दूसरी इसकी रचना है हमीर महाकाव्य, बोलो कौन सी दोस्तों? हमीर महाकाव्य। तीसरी इसकी रचना है हमीर रासो। चौथी इसकी रचना है सुरजन चरित्र। अभी जो अपन ने बात करी थी चिमना बेगम वाली, बोलो दोस्तों कौन करी थी? चिमना बेगम वाली। तो वो किसके अनुसार है? हमीर हट के अनुसार। ध्यान क्या रखना है? हमीर हट के रचयिता कौन है? हमीर हट के रचयिता है दोस्तों चंद्रशेखर। बोलो कौन है? हमीर महाकाव्य की रचयिता कौन है? नैन चंद्र सूरी। हमीर रासो की रचयिता कौन है? जोधराज। और हमीर चरित्र के सुरजन चरित्र की रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। हमीरदेव चौहान की खुद की रचना मैंने आपको बताई थी, कौन थी? श्रृंगार हार। और हमीर हट किसकी रचना है? चंद्रशेखर की। हमीर महाकाव्य किसकी? नैन चंद्र सूरी की। हमीर रासो जोधराज की। और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर की। हमीर रासो दोस्तों 2 बार लिखा गया था, ध्यान रखना। एक 13वीं शताब्दी में लिखा गया था और एक 18वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो इसका एक रचनाकार और मिलता है सारंगधर। बोलो कौन मिलता है? तो आपको हमीर रासो में कई जगह सारंगधर भी मिलेगा लेखक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार लिखी गई थी 13वीं और 18वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने बात करी थी आज रणथंभौर के चौहान वंश के प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान के बारे में। आगे भी अपन कंटिन्यू बात करते रहेंगे। आप इसको 1-2 बार जरूर देखना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। मेरे हिसाब से मैंने सारी कोशिश करी, कुछ भी नहीं बचाओ। फिर भी यदि ऐसी कुछ इसकी कोई 1-2 लाइन या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बच गई है तो मैं आपको जो टेस्ट पेपर कराऊंगा, हर एक टॉपिक का टेस्ट पेपर करवाऊंगा मैं, उसमें अपन इसकी यदि कोई चीज़ छूट गई तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।